मैं एक राष्ट्रव्यापी जागरण की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कर जाता हूं और देवताओं द्वारा शापित होने वाला पहला व्यक्ति बन जाता हूं। यह सब इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ यह साबित करने के लिए कि देवता कुछ और नहीं बल्कि राक्षस हैं, एक ट्रिपल एस रैंक वाले क्लास। एंडेड कैलेमिटी को लापरवाही से ठुकरा देता हूं। हर कोई मुझे महामूर्ख कहता है। यहां तक कि यान स्कूल की वह सुंदरी जिसे मैं डेट कर रहा हूं वह भी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। लेकिन जो कोई नहीं जानता वह यह है कि मैंने एकमात्र छिपे हुए क्लास गॉडफॉरसेकन को जागृत कर लिया है। अभी जागरण मंच पर खड़ा होकर मैं उलझन में हूं। मुझे जो दिख रहा है वह पाठ्य पुस्तकों में वर्णित बातों जैसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के अनुसार जवान ने जब दोनों हाथ प्राचीन पत्थर की शिला को छूते हैं तो एक दिव्य प्राणी प्रकट होता है। वह आपको अपने अनुयायी के रूप में चुनता है और आपको एक क्लास प्रदान करता है। उसके बाद से आप उसके नाम पर राक्षसों का शिकार करते हैं, उनकी आत्मा की ज्वालाओं को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं और बदले में आप जबरदस्त शक्ति और कौशल प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी मेरे सामने एक नहीं बल्कि 4 दिव्य प्राणी खड़े हैं। मुझे क्लास की पेशकश करने वाली पहली एक युद्ध की देवी है जो सुनहरे कवच में लिपटी हुई है और एक पवित्र नक्काशीदार बड़ी तलवार लिए हुए है। वह ठंडे अहंकार के साथ मेरी ओर नीचे देखती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा है। जागृत होने वाले, मैंने तुम्हारी लगन और निष्ठा को महसूस किया है। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें एक योद्धा की महिमा प्रदान करूंगी। प्राचीन पत्थर की शिला से एक धुंधली धूसर रोशनी निकलती है और हवा में एक टूटी हुई बड़ी तलवार धीरे धीरे प्रकट होती है। बड़ी तलवार सबसे निचले स्तर के क्लास, एक डी रैंक योद्धा का प्रतिनिधित्व करती है। तुरंत पूरा जागरण समारोह अराजकता में बदल जाता है। हाँ, इतनी मेहनत से पढ़ाई करने का क्या फायदा? वह फिर भी एक कचरा क्लास ही जागृत कर पाया, है ना? हाय, स्कूल में पूरे नंबर लाए। और किस लिए? हर कोई बिना रुके ताना मारता है। उसी समय मेरे सामने टेक्स्ट की एक पंक्ति दिखाई देती है। विकल्प 1, युद्ध की देवी का अनुसरण करें और डी रैंक क्लास योद्धा में आगे बढ़ें। आधार कौशल, चेन थ्रस्ट, जन्मजात कौशल कोई नहीं। मैं अपनी आंखें सिकोड़े बिना नहीं रह पाता। बस इतना ही। यह अहंकारी युद्ध की देवी मेरी निष्ठा और लग्न को महसूस करने का दावा करती है और वह जो कुछ भी दे रही है वह सिर्फ एक डी रैंक का चार्य जैसा क्लास है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिला देता हूं। मैं अपनी नजर दूसरे दिव्य प्राणी पर डालता हूं जो काले रंग के लबादे में लिपटा हुआ है और जिससे एक दम घोंटने वाली हत्यारी भावना निकल रही है। युद्ध की देवी की तुलना में यह चुपचाप खुश लग रहा है। वह अपना एक हाथ मेरी ओर बढ़ाता है। एक बुद्धिमानी भरा फैसला, चतुर जागृत होने वाले। आओ मेरे पीछे चलो। एक ऐसी ब्लेड बनो जो शून्य को चीर दे। एक पल में हवा में एक काली चमक कौंधती है। एक काली ब्लेड मेरे गले पर टिक जाती है। विकल्प 2, शून्य की आत्मा के सेवक बने और एस रैंक क्लास शैडो असाइसिन में आगे बढ़ें। आधार कौशल, वॉइड इरेजर, शैडो वेल, जन्मजात कौशल, शैडो किल। उसी क्षण प्राचीन पत्थर की शिला से एक अंधी कर देने वाली बैंगनी रोशनी फूटती है। एक और ब्लेड शून्य को चीरते हुए प्रकट होती है। उसकी काली चमक तुरंत पहले वाली टूटी हुई धूसर बड़ी तलवार को निगल जाती है। जो भीड़ अभी कुछ पलों पहले फुसफुसा रही थी वह बिल्कुल शांत हो जाती है। हर कोई दंग है। फिर सन्नाटे के बीच से आखिरकार कोई दबी जुबान में बुदबुदाता है। एक ही इंसान के लिए दूसरा क्लास कैसे प्रकट हो रहा है? वो, जिसकी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर जमी हुई है, गुस्से से पीला पड़ जाता है। वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और दहाड़ता है। एक व्यक्ति संभवतः 2 क्लास कैसे जागृत कर सकता है? प्रिंसिपल लिन टेबल पर अपना हाथ मारते हैं और उत्साह से लाल चेहरे के साथ खड़े हो जाते हैं। यही बात है बच्चे। यह निश्चित रूप से एक एस रैंक क्लास है। अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षा में बिताने के बाद उन्होंने कभी किसी को 2 क्लास जागृत करते नहीं देखा है। लेकिन वह अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही समय में कई दिव्य प्राणियों द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है। रोशनी में खड़े होकर मैं अपना सिर फिर से हिला देता हूं। एक एस रैंक कॉम्बैट क्लास, शैडो असैसिन। अस्तित्व में मौजूद हर असैसिन प्रकार के क्लास के मुकाबले मापे जाने पर भी यह सबसे बेहतरीन में से एक है। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। अभी भी 2 और दिव्य प्राणी प्रतीक्षा कर रहे हैं। काले लबादे में लिपटी शून्य की आत्मा दबे हुए गुस्से से कांपती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। और एक नजर में जो शून्य की आत्मा तीसरे दिव्य प्राणी पर डालती है, मुझे वास्तविक डर और श्रद्धा की एक झलक मिलती है। तीसरा दिव्य प्राणी एक बूढ़ा व्यक्ति है जो हड्डियों का स्टाफ पकड़े हुए है, जिसकी नोक पर पीली नीली लपटें जल रही हैं। बूढ़े व्यक्ति के पास एक ऐसा अधिकार है जिसे डराने के लिए किसी गुस्से की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी नजर मेरी ओर घुमाता है।
जागृत होने वाले, मैं मृत्यु का देवता हूं। मेरे सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण करने की शक्ति दूंगा। साहसिक शब्द। मुझे यह पसंद आया। मैं मन ही मन सोचता हूं, यह स्पष्ट है कि देवताओं के बीच पहले से ही एक पदानुक्रम है। अगले ही सेकंड प्राचीन सफेद टेक्स्ट मेरे सामने उभरता है। विकल्प 3। मृत्यु के देवता के सामने आत्मसमर्पण करें और ट्रिपल एस रैंक क्लास में आगे बढ़ें। अनडेड कैलेमिटी। आधार कौशल, अनडेड समन, बोन डिकॉय। कौशल, हेरोल्ड ऑफ दो डेथ गॉड। अनडेड सेवक जिन्हें बुलाया जा सकता है। असीमित। एक पल में प्राचीन पत्थर की शिला से नारंगी रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान में चली जाती है। रैबिट किंगडम के ऊपर का पूरा आसमान सूर्य ग्रहण की तरह धुंधला हो जाता है। मैं ऊपर देखता हूं और 1 अरब की ताकत वाली अनडेड सेना टिड्डियों के दल की तरह ऊपर उमड़ पड़ती है। विशालकाय और अनडेड जीव, टिमटिमाते हुए अनडेड असैसिन, कंकाल के युद्ध घोड़ों पर सवार अनडेड सेनापति। विशुद्ध कयामत का एक दृश्य। और यह सिर्फ शहर नहीं है, पूरा रैबिट किंगडम इस भयानक घटना का गवाह बनता है। पूरे देश में आपातकालीन समाचार प्रसारण हर जगह शुरू हो जाते हैं। रिपोर्टर लू अपना माइक्रोफोन पकड़ती हैं, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही है। कृपया शांत रहें नागरिकों। इस घटना की पुष्टि हमारे देश के एक जागृत होने वाले के कारण होने के रूप में हुई है। इस क्षण वोल्फ्स डेन नामक एक गुप्त सैन्य अड्डे के अंदर पारंपरिक ट्यूनिक पहने एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग स्टील जैसी ठंडी आंखों से कयामत के आसमान को घूरते हैं। एल्डर चेन, भगवान का शुक्र है कि आपने तेजी से काम किया और इस घटना को नियंत्रित किया, अन्यथा विदेशी राष्ट्रों को अब तक पता चल गया होता। आखिर चिन कौन है और किस चीज ने इतनी भयानक घटना को जन्म दिया होगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग थोड़ा सिर हिलाते हैं। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। यह व्यक्ति जो कोई भी हो, हम उन्हें अपने संरक्षण में लेने वाले पहले व्यक्ति होंगे। समारोह में वापस प्रेस पूरी तरह से पागल हो जाता है। एक के बाद एक कैमरा जागरण मंच के ऊपर मंडराते काले बादलों पर लॉक हो जाता है। मैं अभी भी समारोह के अंदर बाहर मचने वाली हलचल से बिल्कुल बेखबर हूं। मैं उस बूढ़े आदमी को घूरता हूं जो खुद को मृत्यु का देवता कहता है, और मैं हिचकिचाता हूं क्योंकि मैंने जागृत होने वालों के इतिहास का गहन अध्ययन किया है। मैं किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानता हूं। रैबिट किंगडम के पिछले डबल एस रैंक वाले अनडेड मेज ने पहले ही असाधारण ऊंचाइयों को हासिल कर लिया था। इसलिए ट्रिपल एस रैंक वाले अनडेड कैलेमिटी को चुनने का मतलब होगा एक गॉड टियर शुरुआती हाथ, इतिहास में एक गारंटीकृत स्थान। और फिर भी मैं एक बार फिर अपना सिर हिला देता हूं। मैं आखिरी दिव्य प्राणी को देखना चाहता हूं। आखिरी वाला भगवान जैसा कम और एक नश्वर इंसान जैसा ज्यादा दिखता है। निशानों से ढका एक शरीर, उलझे हुए काले बाल, खून जैसी लाल आंखें। उसके हाथ में एक लगभग बुझी हुई मशाल के अलावा कुछ नहीं है। पहले 3 प्राणियों की भारी उपस्थिति की तुलना में यह चौथा दिव्य प्राणी एक भिखारी जैसा दिखता है। लेकिन जिस क्षण यह भिखारी बोलता है, मेरा पूरा शरीर कांप उठता है। क्या तुम भी ब्लू स्टार से आए एक ट्रांसमाइग्रेटर हो? मेरा दिमाग ऐसा महसूस करता है जैसे बिखर रहा हो। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं ब्लू स्टार से आया हूं। यह रहस्य मैंने कभी किसी एक आत्मा को भी नहीं बताया, यहां तक कि इससे पहले के 3 दिव्य प्राणी भी मेरे मूल को नहीं देख पाए थे। फिर भी यह जो एक सड़क के भिखारी जैसा दिखता है, तुरंत मेरे मूल को देख लेता है। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह दिव्य प्राणी भी ब्लू स्टार से आया एक ट्रांसमाइग्रेटर हो? इससे पहले कि मैं पूछ भी पाता, मेरी आंखें सदमे से फटी की फटी रह जाती हैं। फटे हाल आकृति जल्दी में बोलती है, किसी भी देवता का अनुसरण मत करना। यह सब एक दिव्य साजिश है। हम सब केवल उनके बोर्ड के मोहरे हैं। सभी बलिदान हैं। देवताओं को मारा जा सकता है और हम खुद देवता बन सकते हैं। शब्द अभी पूरी तरह से गायब भी नहीं हुए थे कि उस फटे हाल आकृति का शरीर ऐसे घुलने लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया गया हो। मेरा दिमाग सवालों से भर जाता है, लेकिन किसी को भी पूछने का समय नहीं है। मेरी आंखों के सामने टेक्स्ट दिखाई देता है। विकल्प 4, देवता के आशीर्वाद को अस्वीकार करें और सभी दिव्य प्राणियों द्वारा त्यागे गए व्यक्ति बने। क्लास गॉड फोरसेकन। आधार कौशल कोई नहीं। प्रारंभिक जन्मजात विशेषता फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। हालांकि खंडित है, फिर भी यह प्रसाद प्राप्त कर सकता है। गॉड फोरसेकन मारे गए किसी भी राक्षस की आत्मा की ज्वाला अर्पित कर सकता है और उनकी विशेषताओं पर अपना दावा कर सकता है। जिस क्षण यह विकल्प प्रकट होता है, मैं कुछ भयानक नोटिस करता हूं। तीनों दिव्य प्राणियों के सिर के ऊपर गहरे लाल रंग के हेल्थ बार प्रकट होते हैं, जिनकी वैल्यू ट्रिलियन तक फैली हुई है।
इस पल में मेरा पूरा विश्व दृष्टिकोण ढह जाता है। देवताओं के पास हेल्थ बार होते हैं और इंसान देवता बन सकते हैं। मेरे भीतर विस्मय की एक लहर दौड़ जाती है, मेरे हाथ थोड़े कांपने लगते हैं। उस पल में मैं फ्रैक्चर डिविनिटी का वास्तविक मूल्य समझ जाता हूं। आमतौर पर केवल देवता ही प्रसादों का आनंद लेते हैं। एक जागृत होने वाले को राक्षसों को मारना होगा और उनकी आत्मा की ज्वालाओं को अपने चुने हुए देवता को अर्पित करना होगा। केवल तभी बदले में कौशल, दूसरा एडवांसमेंट और अन्य पुरस्कार प्राप्त होते हैं। लेकिन एक फ्रैक्चर्ड डिविनिटी भी एक डिविनिटी ही है। इसका मतलब है कि डिविनिटी का होना मुझे देवताओं के समान पायदान पर खड़ा करता है। मैं सीधे प्रसाद प्राप्त कर सकता हूं। मेरे द्वारा मारे जाने वाले हर राक्षस की हर विशेषता मेरी हो जाती है। हाँ, यह एक कोरी स्लेट क्लास के रूप में शुरू होता है, लेकिन इसकी विकास क्षमता असीमित है। मैं एक सच्चा देवता भी बन सकता हूं। अब इसकी तुलना उससे करें जो पहले 3 देवता दे रहे थे, अहंकारी और कंजूस। एक मुझे ऐसे लुभा रहा है जैसे कोई शिकारी शिकार को चारा डालता है, और एक सीधे आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है। अनुयायी, सेवक, आत्मसमर्पण, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो वास्तविक सम्मान देता हो। शायद इन देवताओं के लिए इंसान कुछ और नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं जिनसे खेला जा सकता है। मुख्य मंच पर रैबिट किंगडम के 4 प्रमुख गिल्ड, लियोन, जेन, शियाओ और मोंग के गिल्ड मास्टर प्रिंसिपल लिन के चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं, जिन्हें अपने जीवन में कभी इस तरह का ध्यान नहीं मिला है। वह पूरी तरह से चमक रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुस्कुरा रहे हैं। चिन हमारे स्कूल के प्रमुख छात्रों में से एक है, हमारे सबसे बेहतरीन स्नातकों में से एक है, लेकिन वाक्य के बीच में ही आसमान में भयानक अनडेड सेना गायब होने लगती है। फिर प्राचीन पत्थर की शिला से रोशनी का एक और स्तंभ फूटता है। एक चौथा क्लास, मोंग, ब्लैक ईगल गिल्ड का मास्टर, अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। सचमुच अनसुना है, हालांकि इसे देखकर लगता है शायद सबसे अच्छा होने पर सी रैंक का हो। हर कोई प्राचीन पत्थर की शिला की ओर मुड़ता है। जैसे ही रोशनी का चौथा स्तंभ आसमान की ओर बढ़ता है, एक टूटा हुआ मशाल टोटम शिला से जुड़ जाता है। अलग अलग रंगों में रोशनी के 4 स्तंभ मेरे चारों ओर चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई भी इसे देख सकता है। नारंगी स्तंभ अब तक का सबसे चमकीला है। ट्रिपल एस रैंक वाला अनडेड कैलेमिटी स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। प्रिंसिपल लिन, चिन सही फैसला करेगा, है ना? ड्रिफ्टिंग क्लाउड गिल्ड की तेज तर्रार और खूबसूरत मास्टर शियाओ चिंतित दिखे बिना नहीं रह पाती। आश्वस्त रहें गिल्ड मास्टर्स, हमारे स्कूल का करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम हमेशा से रहा है। प्रिंसिपल लिन का मुस्कुराता हुआ आश्वासन उनके मुंह में ही दम तोड़ देता है, जैसे ही वह मुझे जागरण मंच पर आखिरकार अपना फैसला लेते हुए देखते हैं। पत्थर की शिला के ऊपर रोशनी के 4 स्तंभ लगभग एक साथ गायब हो जाते हैं। अब मेरे ऊपर केवल एक टोटम बचा है, एक मशाल जो बमुश्किल अपनी आखिरी लौ को थामे हुए है। ये मेरे चारों ओर एक बार चक्कर लगाती है और मेरी आंखों के बीच के स्थान में समा जाती है। पूरा आयोजन स्थल अराजकता में बदल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल लिन का चेहरा पूरी तरह जम जाता है। चारों गिल्ड मास्टर मंच पर स्तब्ध खड़े हैं। उनमें से हर एक के चेहरे पर अविश्वास का वही भाव है। वह वास्तव में अनडेड कैलेमिटी को छोड़कर आगे बढ़ गया। फीनिक्स फ्लेम गिल्ड के मास्टर लियोन अपना सिर हिलाते हैं और आह भरते हैं, काश उस जागरण मंच पर उनकी जगह वह खुद खड़े होते। और अब प्रिंसिपल लिन, जो अभी अभी शुद्ध आनंद से पूर्ण विनाश के रोलर कोस्टर पर सवार हुए थे, एक गुस्से वाले सांड की तरह जागरण मंच पर दौड़ते हैं। चिन, इसी वक्त यहां नीचे आओ। प्रिंसिपल लिन अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाते हैं। डायरेक्टर जियांग, चिन का होम रूम टीचर कौन है? उसे सही करियर गाइडेंस क्यों नहीं दिया गया? डायरेक्टर जियांग, सत्ता की लहर पर सवार होने में माहिर, तुरंत मुड़ते हैं और मिस टोंग पर बरस पड़ते हैं। डायरेक्टर जियांग और प्रिंसिपल दोनों की डांट का सामना करते हुए भी मिस टोंग को शायद ही कोई फर्क पड़ता है। उन्हें भरोसा है कि चिन के पास अपनी वजहें हैं। इस बीच इस पूरे ड्रामे ने मीडिया को पूरी तरह से पागल कर दिया है। लोग किसी को लीजेंड बनाना पसंद करते हैं और वे उस लीजेंड को नीचे गिराना उससे भी ज्यादा पसंद करते हैं। दर्शकों, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। ये स्कूल जो खुद को झांगहाई सिटी में नंबर 1 कहता है, बेसिक करियर गाइडेंस तक कवर नहीं करता। हमारे देश ने अभी अभी एक ट्रिपल एस रैंक का अवेकनर खो दिया है, एक अनडेड कैलेमिटी। इस तरह के नतीजे के लिए मेरा मानना है कि इस स्कूल का हर टीचर जिम्मेदारी साझा करता है। अब तक मंच पर मौजूद चारों गिल्ड मास्टर केवल एक एक करके अपना सिर हिला सकते हैं और चुपचाप वहां से खिसक सकते हैं।
लेकिन हर कोई परेशान नहीं है। कुछ लोग, जैसे उसी ग्रेजुएटिंग क्लास के बाओ और मिंग, 7वें आसमान पर हैं। एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। भले ही मौका सीधे उसकी गोद में आकर गिरे, वह उसे संभाल नहीं सकता। बाओ आसमान की तरफ एक लंबी सांस छोड़ता है। कुछ ही पल पहले उसे डर था कि वह अपनी पूरी जिंदगी चिन्ह की परछाई में बिता देगा। वापस जागरण मंच पर मुझे किसी भी चीज को समझने का थोड़ा भी मौका नहीं मिला था कि चारों दिव्य प्राणी और वे दृश्य गायब होने लगते हैं। आसपास का माहौल एक पल में बदल जाता है और मैं खुद को एक पूरी तरह से अपरिचित जगह पर टेलीपोर्ट पाता हूं। एक आवाज तुरंत मेरे कानों में गूंजती है। नए अवेकनर, आपने ट्रायल टॉवर में प्रवेश किया है। यह नए जागृत व्यक्तियों के लिए अंतिम मूल्यांकन है। अपने क्लास के साथ तेजी से ढलने और इसे अपनी अधिकतम क्षमता तक ले जाने की आपकी क्षमता ही वास्तव में मायने रखती है। मैं जल्दी से अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता हूं। मैं एक प्राचीन जंगल में खड़ा हूं। यह निश्चित रूप से ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल है। हर मंजिल अपने आप में एक आत्मनिर्भर दुनिया है। प्रत्येक मंजिल के गार्जियन मॉन्स्टर्स को हराकर ही मैं अगली मंजिल पर जा सकता हूं। मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूं। हर स्टैट्स दयनीय रूप से कमजोर होकर मेरी तरफ घूर रहा है। यहां तक कि मुझे भी यह मानना होगा। चारों स्टार्टिंग स्टैट्स, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट, प्रत्येक दयनीय 5 पॉइंट्स पर बैठे हैं। हेल्थ, अटैक और डिफेंस सभी एक डी रैंक क्लास से भी कम हैं। एक भी स्टार्टिंग स्किल नहीं है। मेरे पास एकमात्र चीज एक प्रारंभिक ट्रेट है, फ्रैक्चर्ड डिविनिटी। चलो ठीक है, मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं और डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं। फ्रैक्चर्ड डिविनिटी, सभी देवताओं द्वारा त्यागे गए व्यक्ति की दिव्यता। हालांकि खंडित है, फिर भी यह प्रसाद प्राप्त कर सकती है। सोल फ्लेम्स अर्पित करने से फ्रैक्चर्ड डिविनिटी धीरे धीरे बहाल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने गलत दांव नहीं लगाया है। तभी मेरे चारों ओर के जंगल से सरसराहट की आवाजें उठती हैं। पहली मंजिल के गार्जियन मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। वे गॉब्लिन्स हैं, झुके हुए, पतली उंगलियों वाले ह्यूमनाइड्स। मैं उन्हें तुरंत पहचान लेता हूं। गॉब्लिन्स लगभग उतने ही कमजोर होते हैं जितने मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके स्टैट्स शून्य के इतने करीब हों, मैं जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करता हूं और सावधानी से कुछ कदम पीछे हटता हूं। कुल 3 गॉब्लिन्स। अगर वे मुझे मेरे मौजूदा स्टैट्स के साथ घेर लेते हैं तो मैं कुछ ही सेकंड्स में मर जाऊंगा। सबसे आगे वाला गॉब्लिन पहले से ही एक लोहे की तलवार सीधे मेरी तरफ चलाता है। मैं दोनों हाथों से भाले को पकड़ता हूं और गॉब्लिन के ब्लेड को सटीकता से डिफ्लेक्ट करता हूं। उसे असंतुलित पाते हुए मैं खुरदरे लोहे के भाले को गॉब्लिन की छाती में जोर से घोंप देता हूं। गॉब्लिन एक चीख निकालता है और ढेर हो जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, भाले से वार और प्रहार करता हूं और तुरंत 2 और हिट्स लैंड करता हूं। उसका हेल्थ बार आधे से नीचे गिर जाता है। ठीक उसी समय बाकी 2 गॉब्लिन्स दोनों तरफ से मुझ पर झपटते हैं। पीछे हटने के बजाय मैं आगे बढ़ता हूं और भाले को सीधे पहले गॉब्लिन के शरीर के आर पार कर देता हूं, जिससे उसकी बची हुई हेल्थ खत्म हो जाती है। वह धीरे से जमीन पर गिर जाता है। बचे हुए 2 गॉब्लिन्स अपने गिरे हुए साथी को देखकर गुस्से से भर जाते हैं और दोनों तरफ से मुझ पर वार करते हैं। मैं पूरी तरह शांत रहता हूं, स्थिर फुटवर्क के साथ खुद को बचाता हूं और हर अटैक को पैरी करने के लिए भाले का उपयोग करता हूं। वे एक भी हिट लैंड नहीं कर पाते। मैं लगातार पैरी और काउंटर करता हूं जब तक कि 5 मिनट बाद आखिरी गॉब्लिन भी गिर नहीं जाता। उनके शरीरों से सफेद रोशनी की 3 धाराएं निकलती हैं और मेरे अंदर समा जाती हैं। मुझे एक पूरा लेवल ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन जो चीज मेरा ध्यान खींचती है वे गॉब्लिन की लाशें हैं। हर एक से हल्की टिमटिमाती हुई लपटें उठने लगती हैं। सोल फ्लेम्स। एक मॉन्स्टर को मारो और आप उसकी सोल फ्लेम कमा लेते हैं। अपने चुने हुए देवता को पर्याप्त सोल फ्लेम्स अर्पित करें और आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, नए स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड एडवांसमेंट्स, यहां तक कि थर्ड एडवांसमेंट्स। सोल फ्लेम ऑफरिंग, गॉब्लिन। लाशों से लपटें एक एक करके निकलती हैं और मेरे आसपास की हवा में घुल जाती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल रही। ट्रेड प्राप्त हुआ, सैवेज बॉन्ड। स्ट्रेंथ 10% बढ़ गई। हाँ, मेरे अंदर उत्साह की एक लहर दौड़ जाती है। पूरे 100 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ। मेरा अटैक सीधे 135 तक पहुंच जाता है। तो ऐसा महसूस होता है जब कोई प्रसाद प्राप्त होता है, और यह सिर्फ एक फ्रैक्चर है। डिविनिटी पहले से ही इतने शक्तिशाली परिणाम दे रही है। पूरी डिविनिटी वाले देवता हर एक दिन अरबों फॉलोअर्स से प्रसाद प्राप्त करते हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनकी शक्ति कितनी राक्षसी होगी। पहली मंजिल बहुत विशाल है।
यहाँ केवल कुछ ही गॉब्लिन्स नहीं घूमते हैं। अगली मंजिल पर जाने के लिए मुझे उनके लीडर को मारना होगा। मैं भाले को पकड़ता हूँ और जंगल में और गहराई तक जाता हूँ। बहुत समय नहीं लगता जब मुझे गॉब्लिन्स का एक और झुंड दिखाई देता है, लेकिन इस बार 135 अटैक के साथ मैं उनके बीच से प्रकृति की एक ताकत की तरह गुजरता हूँ। एक प्रहार, एक मौत। गॉब्लिन की लाशों का एक ढेर मेरे सामने गिर जाता है और सफेद एक्सपीरियंस की धाराएं मेरे शरीर में प्रवाहित होती हैं। एक और लेवल अप। तभी अचानक एक विशाल गॉब्लिन एक भारी नुकीला क्लब उठाता है और इसे मुझ पर दे मारता है। स्ट्राइक को तोड़ने के लिए मैं स्पिन करता हूं और मेरा लोहे का भाला सीधे उसकी जांग के आर पार हो जाता है, जिससे एक गहरा घाव खुल जाता है। गॉब्लिन चीफ दर्द से कराह उठता है। मैं हल्के नाचते हुए फुटवर्क के साथ उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता हूं और एक के बाद एक काउंटर लैंड करता हूं। सेकंड्स में उसकी हेल्थ आधे से नीचे आ जाती है। फिर गॉब्लिन चीफ की आंखें गहरी जलती हुई लाल हो जाती हैं और वह हिंसक हो जाता है। उसका डैमेज आउटपुट अचानक बहुत बढ़ जाता है। वह आगे की ओर झुकता है, पंजे मारता है और तोड़ फोड़ करता हुआ मुझ पर झपटता है। लेकिन मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। मेरे पैर एक पल में एक तरफ हट जाते हैं और मैं भाले को सीधे गॉब्लिन चीफ के गले में घोंप देता हूं। उसी क्षण उससे एक विशाल डैमेज नंबर निकलता है। वह विशालकाय गॉब्लिन चीफ जमीन पर ढेर हो जाता है। लाश के ऊपर सोल फ्लेम्स टिमटिमाकर जीवित हो उठती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग। गॉब्लिन चीफ। मैं भाले की नोक को शरीर पर दबाता हूं और तुरंत एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। सोल फ्लेम ऑफरिंग सफल रही। स्किल प्राप्त हुआ, फ्रेंजी रैंक बी। एक स्किल। आखिरकार मेरा दिल उछल पड़ता है। फ्रेंजी। मैं तुरंत स्किल पैनल खोलता हूं। जो स्लॉट कुछ ही समय पहले पूरी तरह से खाली था, उसमें अब सबसे पहला स्किल मौजूद है, फ्रेंजी रैंक बी इफेक्ट, ऑर्क ब्लड लाइन की एक अनूठी तकनीक। सक्रिय होने पर डैमेज और अटैक स्पीड 30% बढ़ जाती है। जब इफेक्ट समाप्त होता है तो यूजर एक कमजोर स्थिति में आ जाता है और डिफेंस 50% कम हो जाता है। जैसे ही मेरे सीने में उत्साह की एक छोटी सी लहर उठ रही होती है, मेरे सामने नया टेक्स्ट दिखाई देता है। इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करें। मैं अपनी आंखें झपकाता हूं। तो फ्लेम पॉइंट्स इसी काम के लिए हैं। आप वास्तव में प्राप्त किए गए स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं 10 फ्लेम पॉइंट्स खर्च करता हूं। अपग्रेड पूरा हुआ। फ्रेंजी अब बॉइलिंग बीस्ट ब्लड में इवॉल्व हो गया है। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड रैंक बी इफेक्ट, ऑर्क प्रजाति की एक उच्च स्तरीय ब्लड लाइन तकनीक। सक्रिय होने पर डैमेज और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। बाद में यूजर एक संक्षिप्त कमजोर स्थिति में आ जाता है। डिफेंस 30% कम हो जाता है। बोनस इफेक्ट, सक्रियता के दौरान हर एक किल इसकी अवधि को बढ़ा देता है। ट्रायल टॉवर के बाहर मिस स्ट्रॉन्ग चिंता भरी आंखों से मेरे फीड को बारीकी से देख रही हैं। वापस अंदर मेरे कान में एक नोटिफिकेशन गूंजता है। बधाई हो, आपने ट्रायल टॉवर की पहली मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। दूसरी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मेरी दृष्टि धुंधली हो जाती है और मैं एक विशाल, बिल्कुल अंधेरी गुफा में टेलीपोर्ट हो जाता हूं। चारों ओर केवल पत्थर की दीवारें और नम मिट्टी है। यह निश्चित रूप से ट्रायल टॉवर की दूसरी मंजिल है। अजीब बात है कि इस समय मुझे जो महसूस हो रहा है वह घबराहट नहीं बल्कि उत्साह है। पहली मंजिल पर गॉब्लिन्स को प्रसाद के रूप में अर्पित करने से ही मैंने बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को अनलॉक कर लिया है। अगली मंजिल कौन से सरप्राइज लेकर आएगी? ट्रायल टॉवर की दूसरी मंजिल के मॉन्स्टर्स पहले से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस गुफा के गहरे अंधेरे में अचानक जमीन से काली बेलें फूटती हैं, कांटों की तरह नुकीली। वे रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर देती हैं। मैं तुरंत पीछे कूदता हूं, भाला उठाता हूं और जोर से घुमाते हुए 2 बेलों को काट देता हूं। वे जमीन पर गिर जाती हैं और अभी भी जीवित चीजों की तरह छटपटा रही हैं। मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूं। उनकी हेल्थ लगभग कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे चारों ओर मिट्टी से और अधिक बेलें फूट पड़ती हैं। मैं तेजी से रिएक्ट करता हूं। उनके पूरी तरह से बाहर आने से पहले ही भाला उन सभी को काट देता है, लेकिन कटी हुई बेलें मिट्टी से वापस उगती रहती हैं। मैं समस्या को तुरंत समझ जाता हूं। लो हेल्थ, हाँ, लेकिन उन्हें मारो और उनकी जगह और बेलें आ जाती हैं। यह अंतहीन है। यहां कोई सोर्स, कोई कोर होना चाहिए और उसे मारना ही इसे समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। मैं भाला उठाता हूं और उस तरफ दौड़ता हूं जहां जमीन सबसे ज्यादा हिलती हुई दिखती है और रास्ते में आने वाली चीजों को काटता जाता हूं। रास्ते में अनगिनत संख्या में बेलें जमीन से फूटती हैं, लेकिन मेरा फुर्तीला फुटवर्क मुझे हर किसी से दूर रखता है। लगभग 7 या 8 टनल से गुजरने के बाद गुफा के केंद्र में एक विशाल गांठदार जड़ दिखाई देती है। हर बेल इसी से जुड़ी है। यही सोर्स है। और इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि उस जड़ के भीतर से एक मानवीय चेहरा उगाया है।
यही कोर होना चाहिए। एक सेकंड भी हिचकिचाए बिना मैं लोहे का भाला उठाता हूं और उसे जड़ों के ढेर में जोर से घोंप देता हूं। एक डैमेज नंबर उभरता है और ट्री स्पिरिट का हेल्थ बार दिखाई देता है। एंडाइन ट्री स्पिरिट, एलिट बॉस, हेल्थ 50,000, डेंजर लेवल हाई। वह हेल्थ बार पूरे 50,000 तक फैला हुआ है। लेकिन सबसे निराशाजनक हिस्सा इसके बाद आता है। ट्री स्पिरिट पर एक हीलिंग नंबर दिखाई देता है और जो डैमेज मैंने अभी दिया था वह कुछ ही सेकंड्स में रिकवर होने लगता है। तो यह ट्रिक है। मैं अब इस मंजिल का उद्देश्य समझ गया हूं। बेलों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुझे अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारना होगा। लेकिन न केवल इसका हेल्थ बार राक्षसी है, बल्कि इसका रीजेनरेशन भी भयानक है। क्विक किल का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यह जितना लंबा खींचेगा, कोर उतनी ही अधिक बेलें पैदा करेगा। यह मंजिल रो डैमेज आउटपुट का टेस्ट ले रही है। जो भी अवेकनर्स यहां तक पहुंचते हैं वे व्यावहारिक रूप से मौके पर ही हार मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए इस समय यह जीतने योग्य हो सकता है। ट्रायल टावर के बाहर प्रिंसिपल लिन की भौहें बुरी तरह तनी हुई हैं। लानत है इस पर। आखिर इस साल का ट्रायल टावर किसने डिजाइन किया है? जिन अवेकनर्स ने पहली मंजिल को सफलतापूर्वक पार किया है, उनका नेतृत्व 3 एस रैंक अवेकनर्स कर रहे हैं, बाओ, मिंग और यान। बाओ अपने एस रैंक मीली क्लास कॉइलिंग ड्रैगन मॉन्क के साथ तुरंत अपना स्टाफ घुमाता है और सेकंड्स में बैलों के परखच्चे उड़ा देता है। अच्छा है, कम से कम यह मंजिल अभी भी संभालने योग्य दिखती है। प्रिंसिपल लिन ने राहत की सांस ली ही होती है कि कैमरे के फ्रेम में विशाल कोर जड़ आ जाती है। देखने वाला हर कोई एक साथ हांफने से खुद को नहीं रोक पाता। अरे नहीं, क्या वह एक अनडाइन ट्री स्पिरिट है? एक लेवल 10 का अवेकनर भी इसे नीचे गिराने के लिए संघर्ष करेगा। इस बीच एक तरफ मिस टोंग मेरे फीड को बारीकी से देख रही है। मेरे मूवमेंट्स पहली मंजिल की तुलना में 2 गुने तेज दिखाई दे रहे हैं। यह कैसे संभव है? इस बीच मैं पहले से ही ट्री स्पिरिट के कोर पर लगातार हमला कर रहा हूं। बॉइलिंग बीस्ट ब्लड के एक्टिव होने के साथ मेरी अटैक पावर और स्पीड दोनों नाटकीय रूप से बढ़ गई हैं। ट्री स्पिरिट के पागलपन भरे रीजनरेशन के बावजूद मैं प्रति हिट 70 पॉइंट से अधिक का इफेक्टिव डैमेज दे रहा हूं, 50,000 हेल्थ। लेकिन यह अछूता नहीं है। इसके बावजूद अनडाइन ट्री स्पिरिट को मारना सिर्फ पूरी ताकत झोंक देने जितना आसान नहीं है। कांटों से ढकी बेलें हर सेकंड जमीन से फूटती रहती हैं, और अगर मैं उन्हें तेजी से नहीं काटता तो वे जमा हो जाती हैं और मुझ पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जिस पल मैं उनसे निपटने के लिए अपना फोकस बांटता हूं, मैं कोर पर सस्टेन्ड डैमेज खो देता हूं। इस मंजिल के डिजाइनर ने यही जाल बिछाया था। लेकिन मेरे लिए बेलें वास्तव में बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को रीसेट करने के टारगेट हैं। मैं ट्री स्पिरिट के कोर पर प्रहार करना जारी रखता हूं और जैसे ही कोई बेल उगती है उसे काट देता हूं। हर एक बेल का किल बॉइलिंग बीस्ट ब्लड को 10 सेकंड के लिए बढ़ा देता है। एक परफेक्ट 10 सेकंड लूप। मैं बिल्कुल उसी रिदम में आ जाता हूं। उस कड़े चक्र के तहत अनडाइन ट्री स्पिरिट की 50,000 हेल्थ लगातार नीचे गिरती जाती है। 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट। इस निरंतर हमले के लिए आवश्यक तीव्रता और एकाग्रता इतने लंबे समय तक चलती है जो एक अनंत काल जैसा महसूस होती है। अंत में भाले के आखिरी प्रहार पर ट्री स्पिरिट का हेल्थ बार खाली हो जाता है। विशाल जड़ प्रणाली एक साथ टूट जाती है और राख और धूल के तूफान में बदल जाती है। गुफा को भरने वाली हर एक बेल इसके साथ ही गायब हो जाती है। अनडाइन ट्री स्पिरिट मेरे सामने ढेर हो जाती है। सफेद रोशनी की लहरें मेरे अंदर समा जाती हैं। ये क्रूर बॉस मुझे एक ही बार में पूरे 3 लेवल्स ऊपर धकेल देता है। लेकिन मुझे जिसकी वास्तव में परवाह है वह है ट्री स्पिरिट की सोल फ्लेम ऑफरिंग। छोटी टिमटिमाती हुई लपटें गायब होने से पहले मेरे भाले की नोक के चारों ओर घूमती हैं। सोल फ्लेम ऑफरिंग, अनडाइन ट्री स्पिरिट, सफल। ट्रेट प्राप्त हुआ, लाइट कोर रीजेनरेशन, रैंक एस बोनस। प्रति सेकंड अधिकतम हेल्थ का 1% रिस्टोर करता है, जो एक एस रैंक ट्रेट के योग्य है। इससे पहले कि चिन्ह उत्साह महसूस कर पाता, जानी पहचानी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजती है। बधाई हो, आपने दूसरी मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। तीसरी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। एक पल में चिन्ह को अंधेरी गुफा से बाहर खींच लिया जाता है और एक खुले दलदल में छोड़ दिया जाता है। फिर उसके कान में एक और प्रॉम्प्ट सुनाई देता है। बधाई हो, आप तीसरी मंजिल पर पहुंचने वाले 5वें अवेकनर हैं। ट्रायल टावर में बचे हुए अवेकनर्स 47। चिन्ह को आश्चर्य का एक झटका लगता है। वह जानता था कि वह अनडाइन ट्री स्पिरिट को गिराने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, लेकिन क्लियरेंस रेट उसकी उम्मीद से बहुत कम है। इससे पहले कि वह इस बात को समझ पाता, उसके सामने का डार्क मटमैला दलदल हिलता है और कहीं से 3 ह्यूमनॉइड आकृतियां उभरती हैं। एक धीमी लहर जैसी चीख
चिन के ऊपर से गुजरती है। स्वैम्प बैंशिप, चिन पास के एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। एक तीखा सोनिक ब्लास्ट उसके कान के पास से गुजरता है। अगले ही सेकंड एक मैजिक अटैक। चिन का एक्सप्रेशन कड़ा हो जाता है। स्वैम्प बैंशिप के सोनिक अटैक्स पहले से ही एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं और तीसरी मंजिल एक खुले दलदल में सेट है जहां लगभग कोई कवर नहीं है। केवल यही एक बड़ा पत्थर वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक स्वैम्प बैंशी को नीचे गिराना कठिन हिस्सा नहीं है, उनका फिजिकल डिफेंस कुछ भी नहीं है। असली समस्या यह है कि एक पर हमला करने से तुरंत बाकी दोनों से सोनिक ब्लास्ट्स आने लगते हैं। इसके ऊपर यह दलदली इलाका मूवमेंट को धीमा कर देता है, जिससे यह मंजिल सहन शक्ति का एक शुद्ध टेस्ट बन जाती है। चिन डिजाइनर के इरादे को समझ जाता है और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। उसे बस कुछ हिट्स खाने हैं, डैमेज के बदले हेल्थ का सौदा करना है, पत्थर के पीछे पीछे हटना है और लाइट को रिजनरेशन को अपनी हेल्थ वापस लाने देना है। फिर से कोशिश करनी है। बस इतना सरल। तीसरी मंजिल को क्लियर करना बहुत आसान है, कोई हिचकिचाहट नहीं। चिन तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे निकटतम स्वैम्प बैंशी की ओर चार्ज करता है। बैंशी का खूबसूरत चेहरा सदमे से पीला पड़ जाता है और उसी पल भाला सीधे निशाने पर लगता है। फिर चिन तुरंत पीछे हट जाता है और वापस आ जाता है, कभी भी ज्यादा देर नहीं रुकता। उसी समय बाकी दोनों बैंशिप से सोनिक ब्लास्ट्स दोनों तरफ से उसके सिर पर लगते हैं। उसकी दृष्टि हिल जाती है। उसके शरीर से 2 डैमेज नंबर्स निकलते हैं, लेकिन लेवल 8 पर चिन दोनों हिट्स खाता है और फिर भी उसकी लगभग आधी हेल्थ बची रहती है और उस एक प्रहार ने एक बैंशी की अधिकांश हेल्थ को खत्म कर दिया। वापस पत्थर के पीछे लाइट को रिजनरेशन शुरू हो जाता है। उसकी हेल्थ एक दिखाई देने वाली रेट से वापस ऊपर चढ़ती है। अब उसे बस पूरी तरह रिकवर होने का इंतजार करना है और फिर इसे दोहराना है। और इस तरह ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल पर एक असामान्य दृश्य सामने आता है। एक युवा लड़का हाथ में खुरदरा लोहे का भाला लिए पीछे से जानबूझकर सोनिक ब्लास्ट्स खाता है, एक स्वैम्प बैंशी को स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है और फिर तुरंत छिपने के लिए पत्थर के पीछे भाग जाता है और अपनी हेल्थ के दोबारा भरने का इंतजार करता है। 10 से अधिक मिनट बाद चिन भाले पर झुकते हुए एक लंबी सांस छोड़ता है। इन सस्ती तरकीबों की बदौलत वह एक बार भी मरे बिना तीनों बैंशिप को नीचे गिराने में कामयाब रहता है। जैसे ही तीनों स्वैम्प बैंशिप धीरे धीरे गायब होती हैं, जानी पहचानी आवाज उसके कान में वापस आती है। सोल फ्लेम ऑफरिंग स्वैम्प बैंशी सफल। स्किल प्राप्त हुआ। टाइड स्टेप रैंक बी इफेक्ट, जलीय ब्लड लाइन्स की एक जन्मजात तकनीक जो शरीर को घेरने के लिए पानी की एक धारा को समन करती है, जिससे अधिकांश स्लोइंग इफेक्ट से इम्यूनिटी मिलती है। पैसिव बोनस मूवमेंट स्पीड 15% बढ़ गई। बधाई हो, आपने तीसरी मंजिल के गार्जियन को हरा दिया है। चौथी मंजिल पर ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर एक नया मैसेज आता है। इस मंजिल के लिए सभी गार्जियन मॉन्स्टर्स को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जीवित रहते हुए सेंट्रल टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंचे। गार्जियन मॉन्स्टर्स को हराना आवश्यक नहीं है। चिन को तुरंत संदेह होता है। पहली 3 मंजिलों ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि चौथी मंजिल में एक जाल है। कुछ सेकंड बाद चिन चौथी मंजिल पर पहुंचता है और अपने सामने के दृश्य को देखता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहां का गार्जियन कुछ मॉन्स्टर्स नहीं है, ये एक पूरा घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट है। इस तरह का मॉन्स्टर सिर्फ देखने मात्र से ही रोंगटे खड़े कर देता है। उनका भयानक रूप ही 10 में से 9 महिला अवेकनर्स को मौके पर ही क्विट करने के लिए मजबूर कर देगा। जाले की परत पर परत पूरी मंजिल को मौत के एक सच्चे जाल में बदल देती है। अरे छोड़ो भी। चिन हर दिशा से अपनी ओर आने वाले सिल्क थ्रेड से बचते हुए गिरते हुए जालों के बीच से पागलों की तरह दौड़ता है। टाइड स्टेप एक्टिवेट। चिन तुरंत उस स्किल को एक्टिव करता है जो उसने अभी कमाया था। पानी की एक धारा तुरंत उसके पैरों के चारों ओर लिपट जाती है। वह हर कदम में एक हल्कापन महसूस करता है और जब वह वापस अंतहीन जाले पर कदम रखता है तो रेजिस्टेंस और चिपचिपाहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह मंजिल के केंद्र की ओर दौड़ता है, लेकिन स्किल के बूस्ट के बावजूद वह झुंड के हर हमले से पूरी तरह नहीं बच पाता। उसके कंधे पर एक तेज डंक लगता है। स्टेटस घोस्ट फायर वेनम लग चुका है। अगले ही सेकंड उसके सिर के ऊपर से पॉइजन और बर्न डैमेज दोनों टिक करने लगते हैं। व्यक्तिगत नंबर्स बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन यह घोस्ट फायर वेनम का सिर्फ एक स्टैक है। कुछ और बाइट्स और वेनम तथा बर्न के 3 या 4 स्टैक्स उसे गंभीर संकट में डाल देंगे। चिन के शरीर की हर नस तन जाती है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी पल में कदम रखने के किनारे पर वह खुद को रुकने के लिए मजबूर करता है।
दोनों पैर सर्कल के किनारे पर मंडरा रहे हैं। वह अपनी ओर बढ़ते हुए घोस्ट फायर स्पाइडर के झुंड को वापस देखता है और उसके दिमाग में एक विचार आता है, एक लालची लापरवाह विचार। चिन अचानक भाला उठाता है और उसे आगे बढ़ते हुए घोस्ट फायर स्पाइडर्स में जोर से घोंप देता है। उनकी हेल्थ दूसरी मंजिल की बेलों से भी कम है। प्रत्येक की बची हुई हेल्थ बशकिल 10 पॉइंट्स हैं। एक हिट हर एक को मार देता है। समय समाप्त हो रहा है। चिन अपने हेल्थ बार को गिरते हुए देखता है और अपनी आंखें सिकोड़ता है। भाला ठंडी सटीकता के साथ चलता है, तेज और साफ, उस भारी घोस्ट फायर स्पाइडर को काटता हुआ जो उसकी तरफ झपटता है। चिन ये क्या कर रहा है? मिस टोंग, जो एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसका फीड देख रही हैं, स्तब्ध रह जाती हैं। वह पहले से ही टेलीपोर्टेशन सर्कल पर है, लेकिन वह स्पाइडर के झुंड से लड़ने के लिए वापस मुड़ रहा है। क्या उसने इस मंजिल के निर्देश नहीं सुने? वह चिंतित हो जाती है। उनके नजरिए से चिन्ह जो कर रहा है वह पूरी तरह से निरर्थक है। ये छोटे घोस्ट फायर स्पाइडर्स, चाहे वे कितने भी क्यों ना हो, लगभग कोई एक्सपीरियंस नहीं देते। उन्हें फार्म करना शुद्ध समय की बर्बादी है। क्या चिन नहीं जानता कि क्लियर टाइम ही फाइनल स्कोर तय करता है? चिन, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी ओर चिन अधिकतम फोकस के साथ काम कर रहा है। अपने हेल्थ बार को नीचे और नीचे गिरते हुए देखते हुए हमलों से बच रहा है। अंत में जैसे ही घोस्ट फायर स्पाइडर्स हर तरफ से झुंड में आते हैं, उसकी हेल्थ डेंजर लाइन को छू लेती है। 1/4 बची है। मुझे अब अंदर कदम रखना होगा। सोल फ्लेम ऑफरिंग। घोस्ट फायर स्पाइडर चिन भाले की नोक को एक बड़े आर्क में घुमाता है और आखिरी संभावित क्षण में ऑफरिंग रिचुअल को ट्रिगर करता है। इसके साथ ही वह पीछे हटता है। एक पैर टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर पड़ता है। जैसे ही दुनिया उसके चारों ओर घूमती है और बदलती है, वह आवाज जिसके लिए चिन इंतजार कर रहा था आखिरकार गूंज उठती है। ट्रेड स्किल प्राप्त हुआ, घोस्ट फायर वेनम, रैंक लेवल 1। इफेक्ट लावा और टॉक्सिक मियास्मा से पैदा हुआ घोस्ट फायर स्पाइडर ब्लडलाइंस का एक अनूठा वेनम। संपर्क होने पर यह टारगेट को घोस्ट फायर बर्निंग से प्रभावित करता है, जिससे निरंतर डैमेज होता है और डिफेंस कम हो जाता है। घातक पॉइजन निरंतर डैमेज भी देता है और टारगेट की हीलिंग को दबा देता है। इन शब्दों ने चिन के दिमाग में एड्रेनालाइन के प्रवाह की तरह काम किया। भाग्य वास्तव में बहादुरों का साथ देता है। चिन इसी वजह से पीछे मुड़ा था। घोस्ट फायर वेनम एक ऐसा स्किल जो आग और पॉइजन को एक में मिलाता है, व्यावहारिक रूप से मॉन्स्टर्स के शिकार के लिए ही बना है। क्या स्किल है घोस्ट फायर वेनम? चिन मन ही मन चुपचाप मुस्कुराता है, लेकिन इससे पहले कि खुशी कम होती, जमीन कांपने लगती है और 5वीं मंजिल का गार्जियन पहले से ही अपनी एंट्री ले रहा है। एक विशाल परछाई चिन की दृष्टि को भर देती है। पहाड़ के आकार की कोई चीज जिसके बाल सुइयों के कोट की तरह खड़े हैं। घोस्ट क्लॉ बेयर। स्टेटस वयस्क लेवल 15, एलीट बॉस, डेंजर लेवल एक्सट्रीम। चिन का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। यह घोस्ट क्लो बेयर एक पूरी पार्टी के लिए मुकाबला है और एरिना में छिपने की कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसकी वजह सीधी है। घोस्ट क्लॉ बेयर के घने बालों का कोट इसे आग के प्रति कमजोर बनाता है और एक प्राकृतिक बीस्ट टाइप होने के नाते यह पॉइजन के प्रति भी कमजोर है। ट्रायल टावर के बाहर समारोह के मैदान में प्रिंसिपल लिन एक गहरे एक्सप्रेशन के साथ मुख्य स्क्रीन को घूरते हैं। उनके भींचे हुए दांतों के बीच से शब्द निकलते हैं। आखिर किस बेवकूफ ने इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन किया है? जरा देखो तो उन्होंने इसमें क्या रखा है। अकेले पहली 2 मंजिलों में गॉब्लिन होर्ड और अनडाइंग ट्री स्पिरिट ने लगभग 90% अवेकनर्स का सफाया कर दिया। फिर तीसरी मंजिल की स्वयं बैनशिप ने हर धीमी गति से चलने वाले वॉरियर टाइप क्लास को बाहर कर दिया। केवल रेंज्ड क्लासेस ही चट्टानों के बीच के गैप से तीनों बैनशिप को खत्म करने के लिए लॉन्ग रेंज डैमेज का उपयोग करके जीवित रहने में कामयाब रहे। और फिर चौथी मंजिल, घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट का वह दुःस्वप्न जिसने प्रिंसिपल लिन के रोंगटे भी खड़े कर दिए। अब तक लाइव फीड केवल मुट्ठी भर टॉप सीड एस रैंक अवेकनर्स और बमुश्किल किसी ए रैंक सर्वाइवर को दिखाता है। कॉइलिंग ड्रैगन मोंगबाओ शुद्ध ड्यूरेबिलिटी के दम पर डैमेज को झेलता है और सीधे सेंट्रल टेलीपोर्टेशन सर्कल की ओर बढ़ता है। इसके बावजूद जब तक वह वहां पहुंचता है, उसकी हेल्थ का बमुश्किल एक छोटा सा हिस्सा ही बचता है। फ्रॉस्टाब्लेड स्वॉर्ड्समैन मिंग का भी इससे बेहतर हाल नहीं है। उसकी आइस एफिनिटी बिल्कुल वही है जिसका घोस्ट फायर स्पाइडर्स मुकाबला करते हैं, और वह पूरी तरह से अपनी रक्षा के लिए अपने एस रैंक क्लास शील्ड पर भरोसा करके ही जीवित बच पाता है। वह बमुश्किल टेलीपोर्टेशन सर्कल तक पहुंच पाता है। यान,
जो एक शैडो हंटर के रूप में जागृत हुई थी, अपने इवेजन और एम्बुश स्किल का उपयोग करती है और संकीर्ण रूप से सर्कल के माध्यम से पार करने में भी कामयाब रहती है, जिससे वह 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाली एकमात्र महिला अवेकनर बन जाती है। इस बीच रुयान, जिसने अनडाइंग ट्री स्पिरिट को मारने वाली पहली व्यक्ति बनने के लिए अपनी फायर एफिनिटी का उपयोग किया था और बाद में फायर स्पेल्स के साथ स्वैम्प बैंशिप को थका दिया था, 4थी मंजिल के घोस्ट फायर स्पाइडर नेस्ट में एक दीवार से टकराती है और पूरी तरह से टूट जाती है। एक ग्लास कैनन मेज के रूप में वह कुछ ही कदमों के बाद जाले में उलझ जाती है। भारी स्पाइडर झुंड पर एक नजर डालते ही रुयान का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह तुरंत पीछे हट जाती है। अब अधिकांश अवेकनर्स के बाहर होने और केवल कुछ टॉप सीड्स के बचे होने के साथ अभी भी गुस्से में उबल रहे प्रिंसिपल लिनबाओ और मिंग के फीड पर स्विच करते हैं जैसे ही वे 5वीं मंजिल में प्रवेश करते हैं, और एरिना में दिखाई देने वाला वयस्क घोस्ट क्लॉबेयर हर किसी को फिर से कोसने पर मजबूर कर देता है। आखिर इस चीज को ट्रायल टावर में किसने रखा? नए जागृत अवेकनर्स को तो भूल ही जाइए। दिग्गजों की एक पूरी पार्टी भी एक वयस्क घोस्ट क्लॉ बेयर के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकती। वह व्यक्ति कौन है जिसने इस साल का ट्रायल टावर डिजाइन किया है? शब्द? क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है? ऊपर से आदेश आया था। इस बीच झांगहाई सिटी के भीतर एक गुप्त सुविधा में हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स ऑब्जर्वेशन रूम की हर दीवार को कवर करती है। मैं स्क्रीन पर चल रहे लगभग पूर्ण सफाई को देखता हूं। सैन निराशा की एक शांत सांस छोड़ती है। ऐसा लगता है कि इस साल का ट्रायल टावर यहीं समाप्त होता है। झांगहाई सिटी में एक भी अवेकनर 5वीं मंजिल को पार नहीं कर सकता। उनके पास खड़े डॉक्टर वांग ऐसे लग रहे हैं जैसे रोने वाले हों। खैर, बिल्कुल नहीं कर सकता। ट्रायल टावर में एक वयस्क घोष क्लॉ बेयर को कौन रखता है? नए जागृत हुए एक एस रैंक का अवेकनर भी संभवतः एक घोस्ट क्लॉ बेयर के खिलाफ 1-on-1 नहीं जा सकता। सैन बस बालों की एक लट को अपने कान के पीछे दबाती हैं और ठंडे अंदाज में कहती हैं, क्या ऐसा है? ये तो बस हमारी बेसिक स्क्रीनिंग आवश्यकता है। डॉक्टर वांग अवाक रह जाते हैं। सैन अनमने ढंग से अपने पेन के सिरे को चबाती हैं। उनकी आवाज सपाट है। ये सिर्फ एक शर्म की बात है कि इस साल के अवेकनर्स 5वीं मंजिल को भी क्लियर नहीं कर सकते। हिडन फ्लोर के बारे में तो भूल ही जाइए। मैंने उस एक के लिए जाल बिछाने की इतनी मुसीबत उठाई और ऐसा लगता है कि यह सब बेकार गया। ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल के अंदर चिन घोस्ट क्लॉ बेयर की रॉ और क्रशिंग प्रेजेंस का सामना करता है। वह आंखें मुंह कर आगे नहीं भागता। घोस्ट क्लॉ बेयर एक छोटे पहाड़ की तरह बना हुआ है। उसके मोटे बाल आर्मर प्लेटिंग जितने घने हैं। उसकी खूंखार आंखें शुद्ध नफरत के साथ इस घुसपैठिए पर लॉक हो जाती हैं। यहां तक पहुंचने के बाद बिना कोशिश किए वापस चले जाना यह चिन का स्टाइल नहीं है। अपनी विशाल कदकाठी की तरह ही घोस्ट क्लॉ बेयर भारी प्रहार करने वाला हाई हेल्थ और स्ट्रेंथ टाइप का एक खूंखार मॉन्स्टर है। उसके मूवमेंट्स एक्सप्लोसिव हैं, लेकिन फास्ट नहीं। जीतने के लिए फुर्तीला फुटवर्क ही सब कुछ है। टाइड स्टेप एक्टिवेट होता है और चिन की मूवमेंट स्पीड तेजी से बढ़ती है। घोस्ट क्लॉ बेयर एक गहरी गड़गड़ाहट पैदा करता है और चार्ज करता है। उसका अटैक पैटर्न क्रूरता से बिल्कुल सिंपल है: लंज, ग्रैब और स्लैम। सबसे पहले लंज। घोस्ट क्लॉ बेयर अपना पूरा वजन आगे की ओर झोंक देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए झपटता है। सेकेंड एडवांसमेंट से पहले एक पूरी तरह से स्टैग्ड डिफेंसिव टैंक भी उस हिट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। चिन अपनी जगह पर डटा रहता है और बेयर को 3 या 4 मीटर की दूरी तक करीब आते देखता है। फिर वह जोर से एक तरफ कूदता है और उस घातक वार को चकमा दे देता है। एक पल भी रुके बिना वह तुरंत डैश करके बेयर के पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद ग्रैब। घोस्ट क्लॉ बेयर का लंज मिस हो जाता है और वह चिन को एक भयंकर आलिंगन में जकड़ने के लिए तुरंत अपनी दोनों विशाल भुजाएं आगे फैला देता है।